नमस्कार प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, जिसमें लेक्चर नंबर 1। तो यहाँ पर आप देखिए, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं किसको है। तो अगर इसकी बात करें तो थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट, वर्क, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, change in entropy, as well as the laws of thermodynamics with various thermodynamic processes along with basic theory of heat engines, refrigerators and Carnot cycle। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या सब पढ़ते हैं उसी की यहाँ पर एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है कि आप इसमें concept of heat energy, heat exchange, work done due to different processes, change in internal energy, change in enthalpy due to different processes, as well as change in entropy। और साथ में आप जो लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इवन थर्ड लॉ, इनकी जानकारी लेंगे। और जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, जो मेनली 4 प्रोसेसेस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक। तो ये सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में यही सब चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंट्रोपी, हीट ट्रांसफ़र, वर्क डन, चेंज इन, तो यही सब सारी जो भी आप क्वांटिटी देख रहे हो, इन्हीं सब का कैलकुलेशंस आप करेंगे अलॉन्ग विथ बेसिक थ्योरी हीट इंजन्स, वो किस तरह के प्रोसेसेस पर काम करता है। और उसमें जो एक आइडियल इंजन पढ़ना है, कार्नोट साइकिल, उसके बारे में, और रेफ्रिजरेटर की वर्किंग। तो ये सारी चीज़ों में को मिला जुला के हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का नाम दे रहे हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जो कुछ बेसिक बातें हैं जरा उसको समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ फेज, यहाँ पर एक बात आएगी चेंज ऑफ फेज की एंड चेंज ऑफ स्टेट की। चेंज ऑफ स्टेट फॉर एनी सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस के लिए व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ फेज, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ स्टेट। तो इसमें अंतर समझना जरूरी है। लूजली स्पीकिंग कहेंगे तो दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर आप देखिएगा तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे दोनों में बहुत अंतर है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इफ एनी सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और गैस, किसी सॉलिड को जब आप बदलते हैं लिक्विड या गैस में, या कोई लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एंड वाइस वर्सा, जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो या फिर इसका उल्टा हो, तो ऑफ कोर्स ये सब का कहाँ पर होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पर ही जनरली होता है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर्स होते हैं। तब आप इसको कहेंगे चेंज ऑफ फेज, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदल जाना, लिक्विड से गैस में बदल जाना, या फिर इसका ठीक रिवर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स, जो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। जब इस पर ऐसा हो तब आप कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, तो चेंज ऑफ फेज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि इन जनरल देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस पॉसिबल होंगे फॉर द सब्सटेंस, जिसको आप सॉलिड फेज के नाम से जान रहे हैं, लिक्विड फेज के नाम से जान रहे हैं, एंड गैसियस फेज के नाम से जान रहे हैं। लूजली स्पीकिंग हम लोग इसको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट बोल तो देते हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट का मीनिंग अलग है, फेज का मीनिंग अलग है। रियल में यही 3 फेज, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज एग्जिस्ट करते हैं। इनको आप डायरेक्ट स्टेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल वही चीज़ हो जाती है जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री में बात करो तो वेट को भी हम कई बार ग्राम में ले लेते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली फिजिक्स के हिसाब से आप बात कीजिए तो वेट इज ए फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी बॉडी। तो वेट तो एक फोर्स हुआ, और उसका यूनिट अगर देखा जाए तो वो क्या आएगा, जो फोर्स का यूनिट होगा मतलब न्यूटन होगा, ना कि ग्राम या केजी। तो लूजली स्पीकिंग में बोल देते हैं। अगर आपसे ही कोई आपका वेट पूछ ले तो आप उसको फटाक से केजी में बोल देंगे कि आपका वेट 50 केजी, 60 केजी, जो भी है बताएंगे आप। जबकि अगर वो स्ट्रिक्टली फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप गलत बोल रहे हैं। अगर आपका वेट 50 केजी है तो जी की वैल्यू 10 रखते हुए आपको 500 न्यूटन बोलना चाहिए, फिर वो एग्जैक्टली करेक्ट होगा या स्ट्रिक्टली करेक्ट होगा। बट लूजली स्पीकिंग में लोग वेट को और मास के यूनिट को सेम मान लेते हैं। तो वही चीज़ है, थर्मोडायनेमिक्स में आप ऐसा नहीं करेंगे। फेज और स्टेट के बीच अलग अलग बातें होंगी। जो 3 फेजेस हैं वो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस है। इसीलिए जब सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा होता है या लिक्विड से जब गैस में बदल रहा होता है
तो हम वहाँ पर फेज चेंज बोलते हैं, ना कि स्टेट चेंज बोलेंगे, हम वहाँ पर फेज चेंज बोलेंगे। सो आप समझ गए कि फेज के मामले में जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हम लोग पढ़ते थे तो वो क्या थे, फेजेस थे, फेजेस ऑफ द सब्सटेंस थे। तो भाई स्टेट क्या हुआ फिर, आइए उसको समझिए। नाउ इन एनी फेज, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इफ देयर इज एनी चेंज इन एनी वन ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भाई, जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस या बॉडी। तो सब्सटेंस या बॉडी की कई सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कि उसकी टेम्परेचर होगी, उसकी वॉल्यूम होगा, उसका प्रेशर होगा, उसका इंटरनल एनर्जी होगा, उसकी इंथैल्पी होगी, उसकी इंट्रोपी होगी। तो बहुत सारे इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो बॉडी की प्रॉपर्टी को बताएंगे। अब इन प्रॉपर्टीज में अगर किसी तरह का कोई चेंज होता है, इफ देयर इज एनी चेंज इन एनी वन ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दिस, तो ये जो सब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें से किसी एक में या एक से अधिक में अगर कोई भी चेंज होता है तो फिर आप क्या कहोगे, देन इट इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। तो फिर इसको स्टेट का बदल जाना कहेंगे। अभी टेम्परेचर कुछ था, बदल गया, अभी वॉल्यूम कुछ था, बदल गया, प्रेशर कुछ था, बदल गया, इंटरनल एनर्जी पहले कम थी अब अधिक हो गई, इंथैल्पी पहले कम थी अधिक हो गई, इंट्रोपी पहले कम थी अधिक हो गई, चेंज हो गई। तो कोई भी एक चेंजिंग अगर हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये नए स्टेट में आ गया, जो सब्सटेंस है उसका स्टेट बदल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, मतलब कंक्लूजन यही कह सकते हो कि पॉसिबल फेजेस आर ओनली 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्टली देखोगे, अगर ब्रॉडर सेंस में, तो और भी फेजेस हो सकते हैं, जिसमें एक प्लाज्मा फेज भी आपको आ जाता है। तो वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 3 फेज ही हमको पढ़ने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज। और इच फेज में देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। हर एक फेज में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। टेम्परेचर को ही ले लो, टेम्परेचर जरा सा बदला नहीं कि हम कहेंगे अब वो एक नए स्टेट में आ गया। और टेम्परेचर जो बदलाव है वो तो इनफाइनाइट नंबर में आ सकता है। उसी तरह से वॉल्यूम में बदलाव आ सकता है, गैस है तो प्रेशर में बदलाव आ सकता है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, किसी भी क्वांटिटी में बदलाव आ सकता है। तो हम कहेंगे कि वो एक डिफरेंट स्टेट में आ गया। और ऐसी पॉसिबिलिटी जो बनती है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बनती है। इसीलिए लिखा है कि मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल हैं इन ईच फेज। चलिए, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कंसर्न करते हैं, किस बात पर ध्यान देना है उसको देखिए। इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर मेनली कंसर्न विद द चेंज ऑफ स्टेट्स इन गैसियस फेज। थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग गैसियस फेज जो होगा उसमें जो स्टेट्स के चेंजिंग होंगे उसी से हम लोग को यहाँ पर मतलब है। और ये जो चेंज ऑफ स्टेट्स होगा वो होगा ड्यू टू सम नोन और अननोन प्रोसेसेस। जो चेंज ऑफ स्टेट्स होगा वो किसी प्रोसेस के थ्रू ही होगा, और उस प्रोसेस में से कभी हम उस प्रोसेस का नाम जानेंगे, कभी उस प्रोसेस का नाम नहीं भी जानेंगे, बट वो किसी रूल के अकॉर्डिंग होगा, किसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो इक्वेशन अगर हमें पहले से पता है, जेन्युइन है, अगर इन 4 में से कोई है तो हम कहेंगे नोन है, चूंकि इसको हम पढ़ेंगे। और अगर इसके अलावा भी कुछ है, चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के तरीके हजारों तरीके, लाखों तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो खास 4 तरीका होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जिन तरीकों को आपने पढ़ रखा उसको आप नोन प्रोसेसेस बोल सकते हैं, और जिसको आपने नहीं पढ़ा तो उसका कोई नाम नहीं दे सकते, तो उसको हम लोग अननोन प्रोसेसेस का नाम फिलहाल कह रहे हैं। तो नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, इसमें आपको ये 4 मेनली पढ़ने हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। और इन इच थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में वी आर मेनली कंसर्न विद द फॉलोइंग 5 फिजिकल क्वांटिटीज। हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो आपने देखा, चाहे अभी ये नोन है और चाहे अननोन भी आएगा, तो उसमें आप मेनली यही 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके कैलकुलेशन करेंगे। क्या है जरा एक बार देखा जाए तो पहला 1 नंबर में है कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क डन। गैसेस जो एक्सपेंड या कंप्रेस होगी तो वो कुछ काम करेगा, कुछ वर्क डन करेगा, उसके कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। वर्क डन इज
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ये इसका जनरल फार्मूला है फिजिक्स से थर्मोडायनेमिक वर्क डन का, जहाँ गैसेस एक्सपेंशन या कंप्रेशन की वजह से वॉल्यूम चेंज करती है और कुछ काम करती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी उसका फार्मूला याद रखेंगे फिलहाल। दूसरा कैलकुलेशन होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, जिसे डेल्टा ई से या फिर डेल्टा यू से दिखा सकते हैं। थर्मल फिजिक्स का पहला लेक्चर जरूर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी की चर्चा की गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, तो हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकाल लेते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन हो सकता है और उसका फार्मूला हम लोग एन सी वी डेल्टा टी के रूप में देते हैं। उसी तरह से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी नहीं निकाली जा सकती किसी सिस्टम की, तो इंथैल्पी चेंज निकाल लेते हैं, डेल्टा एच निकाल लेते हैं और उसकी वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी दी जाती है। सीपी और सीवी जो हो जाते हैं वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो सीवी कहलाती है और कांस्टेंट प्रेशर पर है तो सीपी कहलाती है। एक टर्म और इनसे रिलेटेड है गामा, जो सीपी बाई सीवी के द्वारा दिया जाता है, और ये चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो एडियाबैटिक कॉफिशिएंट के लिए भी कहलाता है। और क्योंकि ये रेशियो है स्पेसिफिक हीट्स का, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज भी कहलाती है गामा, जो हम आगे पढ़ेंगे कि वो एटोमिसिटी पे डिपेंड करती है कि गैस मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है या फिर पॉलीएटॉमिक है। तो जो और भी अगली चौथी चीज हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं वो हीट ट्रांसफर है, कि आपने प्रोसेस के दौरान कितना हीट का ट्रांसफर किया, सिस्टम में दिया या फिर सिस्टम से बाहर आया। डेल्टा क्यू से आप उसको डिनोट करते हैं। और फिर फाइनली चेंज इन एंट्रोपी का भी कैलकुलेशन होता है, जिसको हम डेल्टा एस से दिखाते हैं। मैथमेटिकली आप जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी, और ये डेल्टा क्यू जो हीट ट्रांसफर होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन, इन दोनों को सम करेंगे तो वही हीट ट्रांसफर के लिए आएगा, जो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है, और इसी को आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो हम लोग डिटेल में आगे उस पर बात भी करेंगे। और डेल्टा एस को मैथमेटिकली हीट सप्लाई टू द सिस्टम अपॉन टेम्परेचर इस रूप में दिया जाता है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब एक एक करके हम लोग अब आगे समझेंगे, और हमारा फोकस इन्हीं 5 क्वांटिटीज़ के कैलकुलेशन पर रहता है इस टॉपिक में। तो एक एक करके उसको हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं। आइए बच्चों, अब आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट थर्मोडायनेमिक वर्क डन। थर्मोडायनेमिक वर्क डन से आप क्या समझते हैं? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि हम लोग ज़्यादातर कंसर्न रखेंगे पिस्टन सिलेंडर सिस्टम से। एक पिस्टन होगा, ये जो देख रहे हैं आप इस तरह का, जो अप एंड डाउन जा सकता है, और ये एक सिलेंडर में बंद होगा। इसको आप फ्रिक्शनलेस मान सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल जैसे कि एक सिरिंज में होता है, वहाँ भी एक पिस्टन होता है और एक सिलिंड्रिकल शेप में वो भी क्लोज होता है। और वो जो होता है हमारा पिचकारी वगैरह, उसमें भी देख सकते हैं। तो मेनली सिरिंज वगैरह से आप इंजेक्शंस वगैरह से समझ सकते हैं, ज़्यादा बेटर है, सब लोग के लिए कॉमन है वो। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है ये भी क्या कहलाता है? पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। तो इसी तरह से नीचे में गैस भरी हुई होती है और पिस्टन ऊपर या नीचे जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर पिस्टन किसी वजह से ऊपर गया तो वजह क्या होगी? प्रेशर अंदर का अगर बढ़ गया, आपने हीट सप्लाई किया और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया, हीट सप्लाई किया और प्रेशर बढ़ गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये ऊपर गया, ऊपर गया तो हम कहेंगे एक्सपेंशन हो गया, है ना। और एक्सपेंशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम अधिक हो जाएगी। फाइनल वॉल्यूम अगर अधिक हो गई तो डेल्टा भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे आया पिस्टन तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा कम, तो डेल्टा भी हो गया निगेटिव। क्योंकि डेल्टा भी क्या लिखना है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो कंप्रेशन हुआ तो निगेटिव, एक्सपेंशन हुआ तो डेल्टा भी पॉजिटिव। ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मान लीजिए, और एक्स मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट। ऊपर गया तो भी एक्स लेना है, नीचे गया तो भी एक्स लेना है। और ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हो गए, जो कि हम लोग को आइडियल ही लेना है ऑफकोर्स। जब तक अलग से कहा ना जाए कि वो रियल गैस है, तब तक उसको आइडियल लेना है। तो हम जानते हैं फिजिक्स में वर्क डन किस तरह से होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूला चलता है।
और ये जिधर भी फोर्स लगा, चूंकि देखिए इसमें जो भी गैसियस प्रेशर्स होंगे उस प्रेशर की वजह से पिस्टन पर फोर्स लगेगा। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स निकालोगे तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर की वजह से पिस्टन पर फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू होती है प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह आप वही प्रेशर इंटू एरिया लिखेंगे और एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इंटू एक्स कर दीजिए। तो आपका ये हो गया ए और एक्स को अगर आप ध्यान से देखिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यही आपको बताएगा चेंज इन वॉल्यूम। ये अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो इतना चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, या यहाँ से यहाँ आया तो इतना चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। सो उसी को आपको डेल्टा वी लिखना होता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन का जनरल फार्मूला पी इंटू डेल्टा वी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये तो तब जब बाहर का प्रेशर आपका इस तरह से कांस्टेंट था। तो लेकिन अगर मान लीजिए कभी यही चीज़ एलिमेंट्री फॉर्म में लिखना होगा कि अगर कहीं पर प्रेशर जो है वो लगातार बदल रहा है, वेरी कर रहा है, तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी यूज़ करना है। और उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशंस जो होते हैं वो हमेशा वैलिड होते हैं यहाँ पर। तो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन तो ज़रूरत पड़ने पर पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसका इस्तेमाल हो जाएगा। P इक्वल टू एन आर टी बाई वी यहाँ पर पुट करके, और फिर एज यूजल आप आगे काम कर सकते हैं। बट एलिमेंट्री कैलकुलेशन की जहाँ तक बात हो, जिस प्रोसेस में प्रेशर भी वेरी करता हो उसमें आप इसको बाहर निकाल नहीं सकते, तो अंदर में रखिएगा तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लेनी पड़ती है। तो ये देखेंगे हम लोग आगे, अभी ध्यान में रखना है इन बातों को। सो थर्मोडायनेमिक वर्क डन का जो फॉर्मूला बना इन जनरल P इंटू डेल्टा वी, प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखिएगा। बट डेल्टा वी सिचुएशन के अनुसार पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सपेंशन हुआ तो पॉजिटिव, कंप्रेशन हुआ तो निगेटिव। तो हम इससे समझ सकते हैं कि अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है, दैट इज फॉर एक्सपेंशन, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। P इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डेल्टा वी का जैसा साइन होगा वही साइन वर्क डन का भी होगा। So W will be positive and it is known as work done by the system. सिलेंडर की वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गई, गैस की वॉल्यूम बढ़ गई, पिस्टन ऊपर की तरफ गया, तो हम कहेंगे कि गैस ने काम किया, और यही गैसियस सिस्टम हमारा सिस्टम है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। और ठीक इसका उलट, अगर डेल्टा भी निगेटिव हो गया, कंप्रेशन हो गया, दैट इज फॉर कंप्रेशन W इज निगेटिव and it is known as work done on the system। ठीक है, तो ये फिजिक्स में हम लोग को ऐसे ही काम करना है। अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन होता है तो वर्क डन निगेटिव। और बोलने के लिए ही बोलना है कि जब पॉजिटिव वर्क डन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और जब निगेटिव वर्क डन है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। केमिस्ट्री में बस यही चीज़ पलट जाती है। एक्सपेंशन के केस में यहाँ W निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर कंप्रेशन के केस में W पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पलट जाएगी यहाँ पे। केमिस्ट्री में ये ऊपर में निगेटिव हो जाएगा, वर्क डन विल बी निगेटिव, और यहाँ पर वर्क डन विल बी पॉजिटिव नीचे के केस में। कंप्रेशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा निगेटिव केमिस्ट्री के केस में, याद रखिएगा। लेकिन फिजिक्स में हम लोग इसी तरह से लेंगे, वर्क डन पॉजिटिव है तो बाय द सिस्टम बोलेंगे, वर्क डन निगेटिव है तो ऑन द सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं कि जो भी फिजिक्स के फार्मूले हैं, तो सवाल जो भी होगा उसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। और अगर वर्क डन पूछा गया है तो फिजिक्स में आंसर कर रहे हैं तो इसी हिसाब से करना है। और अगर वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन निकला जिसमें वर्क डन निकालने को कहा जा रहा है, तो इसमें अगर फिजिक्स के हिसाब से वो वर्क डन अगर पॉजिटिव आया है तो केमिस्ट्री में आंसर में निगेटिव करना है बस, बाकी सारा चीज़ सेम रहता है। तो इसीलिए कोई भी एक तरीका सीख लेंगे, और बस वर्क डन के केस में ध्यान रखना है कि फिजिक्स में अगर वर्क डन पॉजिटिव तो केमिस्ट्री में निगेटिव, फिजिक्स में अगर वर्क डन निगेटिव तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव, बस, और कहीं कोई अंतर नहीं। बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए, इसका कुछ ग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी है वर्क डन का, उसको भी समझिए। क्योंकि हमें पता है W इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV,
तो यहाँ से एलिमेंट्री कैलकुलेशन के लिए, और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो आप समझते हैं कि फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन द एरिया अंडर पीवी डायग्राम या ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये पीडीवी जो है मतलब एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ये क्या दे देगा, वर्क डन की वैल्यू दे देगा। अब आपको क्वेश्चंस कैसे रह सकते हैं, जैसे एक नंबर में आपको पीवी डायग्राम देखिए बना दिया, का पी नॉट प्रेशर पर ए से बी, ए स्टेट यहाँ पर गैस का एक ए स्टेट हो गया, इस ए पर गैस की प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम V1 है, और ये बी पे पहुंच गया, और जहाँ इसका प्रेशर तो नहीं बदला, पी नॉट ही रहा, लेकिन वॉल्यूम बदल गया V2, और हो सकता है टेम्परेचर भी बदल गया हो, तो ये नए स्टेट बी में आ गया। तो गैस ए से बी स्टेट में गया और इस सीधी लाइन के अकॉर्डिंग गया, तो सीधी लाइन में प्रेशर इसका कांस्टेंट है, तो आप बाद में जानेंगे कि इसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो पूछेगा आपसे वर्क डन बताइए, तो बड़ा सिंपल है, आपने सीखा कि भैया अगर पीवी डायग्राम है तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम निकाल दो, वर्क डन आ जाएगा। तो इसका एरिया निकाल देना है आपको, ये जो शेडेड पोर्शन हमने किया है वी एक्सिस के साथ, उसका एरिया निकाल देना है। तो एरिया क्या होगा, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ के नाम पर यहाँ से यहाँ मतलब पी नॉट आ गया, और विड्थ के नाम पर ये वाला मतलब V2 माइनस V1 आ जाएगा। और ये चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया। आप नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह यहाँ देखिए लाइन नीचे जरूर जा रही है, ए से बी स्टेट में गया है गैस, लेकिन अभी भी एक्सपेंशन ही हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब वर्क डन अभी भी पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा, तो ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया आएगा। तो इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स के सम जो P1 प्लस P2 के रूप में दिखाई देगा आपको, इंटू ये वाली दूरी पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, सो V2 माइनस V1 वो आ जाएगा। अभी थर्ड नंबर में जैसे अगर ऐसा कुछ हो कि हमारे पास एक सर्कल हो, और ये सर्कल जो हो रहा है मान लो क्लॉकवाइज एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो याद रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस जरूर हो रहा है, मतलब गैस का पहले जो स्टेट था घूम फिर के वापस वही स्टेट में आ गया वो, तो ऐसे को क्या कहना है, साइक्लिक प्रोसेस। और ऐसे प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होगी, याद रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो था वो घूम के वापस वही आ गया, तो नो चेंज इन टेम्परेचर पर साइकिल, तो फिर कोई भी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगी, डेल्टा टी जीरो तो जीरो। और ज़्यादातर केसेस में इंथैल्पी भी जीरो हो जाता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, आगे बात करेंगे। तो फिलहाल वर्क डन पर बात कर रहे थे, तो इसके अंदर का तो वो एरिया हो जाएगा वर्क डन। और यहाँ देखिए क्लॉकवाइज साइकिल है, तो क्लॉकवाइज साइकिल में क्या हो रहा है, हायर प्रेशर जो 3P0 है इस पर एक्सपेंशन हो रहा है, और लोअर प्रेशर का जो रीजन है P0 से 2P0 उसमें कंप्रेशन हो रहा है, और 2P0 से 3P0 जो हायर रीजन है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ एक्सपेंशन का वर्क डन देख सकते हैं, तो इसकी वजह से जो एरिया आएगा यहाँ से यहाँ तक जो एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमें जो एज पॉजिटिव एरिया आएगा वो इस तरह से पूरा का पूरा कंप्लीटली इतना एरिया पॉजिटिव रहेगा ड्यू टू एक्सपेंशन, मतलब इस जगह से यहाँ तक आने में। और ये हायर प्रेशर पर हो रहा है, आप समझ सकते हैं 2P0 और 3P0 के बीच में हो रहा है। फिर कंप्रेशन की जो बात हो रही है वो यहाँ से कंप्रेस होते हुए वापस आया, जो P0 से 2P0 के बीच में हुआ, तो इसकी जो एरिया बनेगी यहाँ से यहाँ तक के लिए जो वर्क डन होगा, तो वो ये भी एक्सिस के साथ लेना है, तो ये नीचे वाला एरिया ये वाला सिर्फ होगा, तो ये वाला एक तरह से पहले वाले के साथ माइनस हो जाएगा, पहले वाला प्लस था, बाद वाला इधर से जो आया वो माइनस हो गया, तो बचा क्या, तो ये देखिए बचा हुआ रह गया, तो इतना एरिया तो पॉजिटिव वाला था तो पॉजिटिव ही रह गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज साइकिल अगर है तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, पॉजिटिव ही बच रहा है। वैल्यू क्या होगी, πr², सर्कल है तो πr², तो r की वैल्यू आप देख सकते हैं कि अगर आप इधर से देखो v के एक्सिस के थ्रू, तो ये r आपको V0 दिखाई देगा, और p एक्सिस के साथ देखो तो P0 दिखाई देता है r। तो अब समस्या हो गई भाई, क्या P0 का स्क्वायर लिख दें या फिर क्या V0 का स्क्वायर लिख दें, तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि फिर यूनिट में प्रॉब्लम आएगी।
तो पाई आर स्क्वायर है तो एक आर आपको वी नॉट की तरफ से उठाना पड़ेगा और एक आर आपको पी नॉट की तरफ से उठाना पड़ेगा, प्रेशर की तरफ से उठाना पड़ेगा। दोनों को मिला करके यहाँ लिखेंगे तभी प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होगा वो वर्क डन का यूनिट बनेगा। अकेले प्रेशर का स्क्वायर या अकेले वॉल्यूम का स्क्वायर देंगे तो यूनिट में प्रॉब्लम आ जाएगी, मैच नहीं करेगा, इसलिए ऐसा आंसर नहीं लिख सकते। लास्ट में जो दो लिखा है इसको मैंने देखिए कट कर रखा है। तो आपको आंसर क्या रखना है, एक तरफ वॉल्यूम वाला यूनिट और एक तरफ प्रेशर वाला रेडियस, ये दोनों रेडियस आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने होंगे तो पी नॉट इंटू वी नॉट पाई टाइम्स, ये आपका वर्क डन आएगा। क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव वर्क डन है, और यही एंटी क्लॉकवाइज अगर होता जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है तो क्या हो गया, निगेटिव हो जाता, तो वर्क डन आपका माइनस पाई इंटू पी नॉट वी नॉट हो जाएगा, सेम थिंग है। अच्छा यहाँ पर भी जो आपके एरो यहाँ से वहाँ दिखाए जा रहे हैं, अगर ये एरो उल्टा चलते ऐसे, ए यहाँ कर देता हूँ, बी यहाँ कर देता हूँ, फिर वर्क डन ए से बी में पूछा जाए तो सब चीज़ सेम, बस क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएंगे, क्योंकि अब कंप्रेशन हो गया ओवरऑल, तो बाकी एरिया तो वही रहेगा, तो निगेटिव साइन लगा के लिखना है। और अगर यहाँ भी अगर ये एरो को मैं पलट दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड के साथ निगेटिव साइन के साथ माइनस पी नॉट वी टू माइनस पी वन आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक बात आई कि क्लॉकवाइज साइकिल था, पॉजिटिव वर्क डन, एंटी क्लॉकवाइज है उसी तरह से, तो देखिएगा कि हायर प्रेशर पर कंप्रेशन हो रहा है तो ये पूरा का पूरा जो आएगा वो निगेटिव वर्क डन हो जाएगा, जिसमें लोअर प्रेशर का एक्सपेंशन पॉजिटिव वर्क डन के साथ जो कि नीचे के पोर्शन को कैंसिल करेगा, तो ओवरऑल निगेटिव आपका बाकी रह जाएगा, सो निगेटिव वर्क डन हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस लगा। तो इसीलिए आपने जो यहाँ पर देखा उसको यहाँ पर ANCP करके शॉर्ट में समझ सकते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो निगेटिव वर्क डन और क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव वर्क डन। तो इसको याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है जैसा कि यहाँ पर है तो निगेटिव वर्क डन हुआ है, और क्लॉकवाइज साइकिल है जैसा कि यहाँ पर है तो वो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। साइकिल किसी भी तरह का हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा सर्कल हो, ये किसी भी रेगुलर और इरेगुलर शेप का साइकिल हो सकता है, कहीं से भी चले बस घूम फिर के वापस आ जाए, तो ये भी एक साइकिल है। और ऐसी स्थिति में अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा, और अगर यही चीज एंटी क्लॉकवाइज होती, एंटी क्लॉकवाइज अगर साइकिल होता है तो फिर वही वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, बाकी एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में जो भी देगा वो रेगुलर एरिया ही देगा जिसका आप आसानी से निकाल सकें, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जो भी रहेगा। तो यही हो जाता है कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क डन। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के लिए तो आपको इतना से काम चल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपके लिए नया होगा यहाँ पर, नया आपको लग रहा होगा यहाँ पर, वो है आपका इंट्रोपी चेंज। ठीक है, चेंज इन इंट्रोपी, तो ये उसके बारे में भी समझ लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट इंट्रोपी, जिसको एस से दिखाएंगे, एंड चेंज इन इंट्रोपी जिसको डेल्टा एस से दिखाएंगे फॉर एनी सिस्टम या ऑफ द सिस्टम। क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम। कोई सिस्टम कितना ज़्यादा डिसऑर्डर है, उसमें कोई नियम कानून लागू नहीं हो रहा, रैंडमनेस कितना ज़्यादा है, इसी को मेजर करता है हमारा इंट्रोपी। जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा हम कहेंगे उतनी ज़्यादा इंट्रोपी है सिस्टम की। दैट इज द मोर इज डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, द मोर विल बी इट्स इंट्रोपी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा हो जाएगा कि जितना कम रैंडमनेस होगा, मतलब चीज़ें ऑर्डर में होगी, तो उतना कम इंट्रोपी होगा। ये डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस का मतलब क्या है, जैसे कि आप किसी दवा दुकान में जाओ और वहाँ पर आप किसी दवा का नाम बोलो, क्योंकि जानते हैं आप कि लाखों तरह की दवाइयाँ होती है मेडिकल शॉप में, तो आप कोई भी दवा दिखाते हैं, डॉक्टर की पर्ची दिखाते हैं या कोई भी दवा का नाम कहते हैं, तो वो एक बार में जाके उसको पता होता है कि कहाँ पर वो दवा मिलनी है, एग्जैक्ट लोकेशन, दुकान के इस कोने में होगा, उस कोने में होगा, ऊपर साइड में होगा, बीच में होगा, कहाँ होगा, उसको पता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑर्डर में चीज़ों को सजा करके रखे हुए है, तो हम कहेंगे ऐसे सिस्टम की इंट्रोपी कम है, रैंडमनेस कम है।
लेकिन अब यही सोचिए कि उस दुकान में कोई बेवकूफ़ टाइप का, कोई पागल टाइप का कोई गया किसी दिन और उसने फिर सभी दवाओं को इधर उधर मिक्स कर दिया, यहाँ का वहाँ का, किसी का भी इधर उधर मिक्स कर दिया। और फिर अगर अगले दिन कोई कस्टमर जाए और वहाँ दवा खरीदने के लिए, तो फिर दुकानदार को कितनी दिक्कत हो जाएगी ढूंढने में। है तो उसी दुकान में, बट वो कहाँ पर है दुकानदार को पता नहीं, क्योंकि चीज़ें अब अस्त व्यस्त हो गई, तो रेंडमनेस काफ़ी बढ़ गई। तो हम कहेंगे कि भाई इंट्रोपी जो है अभी सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसी तरह से डिक्शनरी को देख लीजिए, तो डिक्शनरी में आपको कोई भी वर्ड ढूंढना होता है तो आपको पता है कि वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं, ऑर्डर में हैं, तो वो कहाँ पर आपको मिलेगा। आप कोई भी पेज खोलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसके बाद और आगे हमको देखना है या फिर पीछे देखना है उस वर्ड के लिए। तो आप सब कुछ एक सिस्टम में बना हुआ है, एक ऑर्डर में बना हुआ है। तो हम कहेंगे ऐसे सिस्टम की जो इंट्रोपी है वो क्या है, कम है। लेकिन जहाँ रेंडमनेस आ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि फिर वहाँ पर इंट्रोपी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो उसी रेंडमनेस को, डिसऑर्डरनेस को मेज़र करने का एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम इंट्रोपी कहते हैं, और इसमें जितनी चेंज हो जाए उसी को चेंज इन इंट्रोपी कहते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन में इसका क्या फ़ायदा है भाई? तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में इसका देखिए फ़ायदा यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट है, बट फ़ायदा समझना है तो यहाँ से समझ सकते हो। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं नॉर्मली। तो उसमें कई सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल भी होते हैं, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन वाले रिवर्सिबल हो जाते हैं, और कई इरिवर्सिबल भी होते हैं। तो रिएक्शंस की रिवर्सिबिलिटी पता लगाने के लिए या इरिवर्सिबिलिटी का पता लगाने के लिए इंट्रोपी चेंज का जानना होना, मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया कि अगर आप इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस किसी प्रोसेस के लिए निकाल लेते हैं या किसी रिएक्शन के लिए निकाल लेते हैं, तो आप उसकी रिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। रिवर्सिबल क्या हो गया, जो दोनों तरफ से रिएक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। और इरिवर्सिबल क्या हो गया कि रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट बना दिया, अब वापस ये कभी नहीं आ सकता। फिजिक्स में भी देखते हैं, दूध से दही बन जाएगा, दही से कभी दूध नहीं बन सकता, है ना। तो दूध से दही का बनना जो हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। लेकिन अब पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना दोनों पॉसिबल है, ये रिवर्सिबल हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेचर में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिसमें से कुछ रिवर्सिबल है तो कुछ इरिवर्सिबल है। उसका पता लगाने के लिए हम लोग इस डेल्टा एस का कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये डेल्टा एस पॉजिटिव आया तो प्रोसेस होता है वहाँ पे इरिवर्सिबल, या इसको आप नेचुरली अकरिंग प्रोसेस भी कह सकते हो, जो अपने आप होगा, अपने आप होगा, है ना। उसको रिवर्स करने के लिए या तो कुछ एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत होगी, अपने आप तो वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। नेचुरली वो इरिवर्सिबल होगा, मैंने नेचुरली होगा तो अपने आप होगा। जैसे किसी भी बॉडी को हम ऊपर से छोड़ दें, यहाँ से छोड़ दें, तो ये नेचुरली नीचे ही गिरेगा, अपने आप तो ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो नेचुरली अपने आप नीचे आया, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अपने आप ऊपर नहीं जा सकता। तो इरिवर्सिबल, ऊपर से नीचे गिरना नेचुरल प्रोसेस है, और ये ऊपर से नीचे गिरना इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है। इस केस में केमिकली देखोगे तो दूध से दही का बनना नेचुरली होता है, बन जाता है। दही से दूध नेचुरली नहीं बन सकता, अपने आप नहीं बन सकता, ये सारी बात। लेकिन अगर डेल्टा एस किसी प्रोसेस में लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब निगेटिव हो या फिर जीरो, तो फिर प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है ना। बिना एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किए वो दोनों तरफ कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी केमिस्ट्री में काफ़ी हेल्प कर देती है जानकारी। फिजिक्स में हमको क्या करना है, इस फार्मूले से मतलब होगा। फार्मूला मतलब चेंज इन इंट्रोपी कैसे फाइंड करेंगे। अब चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंट्रोपी तो पता नहीं चलेगा, जैसे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी नहीं पता, तो उसी तरह से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंट्रोपी भी नहीं पता चलेगा। तो चेंज इन इंट्रोपी निकालिए फिर। तो चेंज इन इंट्रोपी मैथमेटिकली जो काफ़ी सारे कैलकुलेशंस के बाद जो पता चला, वो क्या पता चला, दिस इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा क्यू बाई टी के रूप में दिया जाता है। एलिमेंट्री कैलकुलेशन जहाँ करना होगा, जहाँ चीज़ें वेरी करेगी,
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी से आप काम कर सकते हो। अगर मान के चलो कि टी कांस्टेंट है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अगर कोई सिचुएशन हो तो वहां पर टी कांस्टेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, और आप हीट को ऐड कर रहे हो वहां पे मान लो, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होगी वहां पर मास इंटू लेटेंट हीट के रूप में आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाय टी, चाहे फ्रीजिंग का हो या बॉइलिंग का हो। इस तरह से डेल्टा एस वहां पे निकाली जा सकती है। लेकिन जहाँ टेम्परेचर राइज कर रहे हैं वहां पे फिर आपको इस तरह की चीज़ों का हेल्प लेना पड़ेगा, डी क्यू को एम एस डी टी लिख करके और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करके आगे काम किया जा सकता है। और रहा सवाल डेल्टा क्यू का, जब ये चीज़ सही है तो टी को इधर लाइए और डेल्टा क्यू बन जाएगा। सो डेल्टा क्यू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एस, इसको देखते हुए ये ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। और जब आप इन्हें इस तरह से लिखा तो यहाँ पर फिर से एक एरिया अंडर टी एस डायग्राम, उसकी बात चलेगी ग्राफिकली। तो एरिया अंडर टी एस डायग्राम गिव्स द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर। यहाँ पर आ जाएगा आपको क्या, हीट ट्रांसफर। लास्ट टाइम देखा था हमने एरिया अंडर पीवी ग्राफ वर्क डन दे देगा, तो एरिया अंडर टी एस ग्राफ हीट ट्रांसफर दे देगा। तो टी एस डायग्राम पर कोई भी आपको अगर ग्राफ इस तरह से दिखाई दे तो एस के साथ जो एरिया बनाया है ये सब उसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट एरिया विल गिव यू द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर में याद रखिएगा अगर हीट इज एडेड टू द सिस्टम तो पॉजिटिव, और अगर हीट सिस्टम से बाहर आ रहा है तो दैट हीट चेंज विल बी नेगेटिव। तो ये सब ध्यान में रखना। तो इंट्रॉपी और इंट्रॉपी चेंज के लिए तो हमको हमारा काम इतने से आराम से आसानी से चलेगा। तो ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है डेल्टा क्यू बाई टी, और अगर वेरिएबल टेम्परेचर है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, इनकी मदद ले सकते हैं। आइए बच्चों, अब आगे बात करेंगे हम लोग अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे सिंपल लॉ है, ये बेस्ड है आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन आप जानते हैं बहुत जगह अप्लाई होता है। क्या एनर्जी कंजर्वेशन अगर कहा जाए तो एनर्जी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना, इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यही है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कंजर्व रहती है एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी ना घटती है ना बढ़ती। यहाँ पर उसको कैसे अप्लाई किया गया तो थोड़ा समझो। जैसे कि कोई पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है हमारा, गैस भरी हुई है, अब हमने कुछ हीट सप्लाई कर दिया है इसमें, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मान लीजिए हमने सिस्टम को सप्लाई किया, तो फिर इससे क्या होगा, तो इससे दो चीज़ें हो सकती है। एक तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ सकता है, डेल्टा यू चेंज हो गया, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि ये पिस्टन एक्सपेंड कर सकता है, मान लो एक्स से डिस्प्लेसमेंट दे दिया ऊपर की तरफ, तो डेल्टा डब्ल्यू पी इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर दिया हुआ है कि वो कांस्टेंट है पी नॉट, तो फिर आपको यहाँ पर पी नॉट ही लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जितना होगा उसी हिसाब से लिखा जाता है। ये अगर ना हो तो फिर ये वर्क डन जीरो काउंट हो जाएगा। चलो बाद में बात करते हैं। अभी यहाँ पे प्रेशर आ गया तो ये प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अभी जब तक ये नहीं दिए थे और ये पिस्टन यहाँ पर था तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल होगा, इसीलिए पिस्टन ना तो ऊपर जाना है ना उसको नीचे आना है। पिस्टन का अपना कुछ वेट होगा mg, वो नीचे की तरफ, और ये जो अंदर में जो और पी नॉट वाला प्रेशर भी ऊपर से है, और अंदर में जो गैस का प्रेशर है वो दोनों की वजह से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपने हीट सप्लाई किया क्या हुआ, अंदर में प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई तो नीचे से फोर्स बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये तब तक ऐसा चलेगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये पी फिर से कम होता जाएगा और फाइनली फिर पी नॉट के और mg वाले, अगर mg है तो उसके, नहीं है अगर mg तो जो बाहर का प्रेशर वही अंदर का प्रेशर, तो कहीं ना कहीं जाके फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा, तो जो भी बाहर का प्रेशर है पी नॉट इंटू डेल्टा भी कह सकते हैं। तो हमारा यही कहने का मतलब हुआ कि जब आपने हीट सप्लाई कुछ किया तो दो काम हुए, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और दूसरा कुछ वर्क डन हो गया। तो जो एनर्जी जितना आप डालेंगे उसी हिसाब से ये दो काम होगा।
तो जितना इन हुआ उस हिसाब से ये दोनों ट्रांसफर, एक वर्क ट्रांसफर में हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया, कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी में बदल गई। तो वही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्म हो गई ये वाली एनर्जी इन दोनों में, तो इसका मतलब इन दोनों का सम वो क्या होगा, जो ट्रांसफर इधर से जो एनर्जी दिए थे वो वाला आ जाएगा। तो उसी को लिखा गया अकॉर्डिंग टू विच द नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जो कि डेल्टा क्यू से दिखाया गया, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको डेल्टा यू या कभी कभी डेल्टा ई से भी लिखाएंगे, एंड वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, जो थर्मोडायनेमिक वर्क डन था आपका, एंड विच इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैथमेटिकली क्या लिखना है, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और एलिमेंट्री कैलकुलेशन के लिए कभी कभी तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। ये डेल्टा बड़ा चेंज, डी यू छोटा चेंज, इस तरह से डेल्टा बड़ा चेंज, स्मॉल डी छोटा चेंज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, तो वही थर्मोडायनेमिक वर्क डन। नोट करके देखने वाली बात यहाँ पर थोड़ा याद रखना है कि अगर हीट इज एडेड टू दिस सिस्टम तो ये डेल्टा क्यू का साइन आपका पॉजिटिव लेना है, और अगर हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम तो डेल्टा क्यू आपको निगेटिव लेना है। ठीक है, वर्क डन के बारे में बता चुका हूँ। बाय द सिस्टम होगा एक्सपेंशन होगा पॉजिटिव वर्क डन, ऑन द सिस्टम होगा निगेटिव हो जाएगा वहाँ पे वर्क डन कंप्रेशन के केस में। और डेल्टा यू, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर घटेगा डेल्टा यू निगेटिव। और फार्मूला डेल्टा यू का चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एन सी वी डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी इंक्रीजेस मतलब फाइनल ज़्यादा है तो फिर डेल्टा यू भी इंक्रीज करेगा, डेल्टा टी डिक्रीजेस तो डेल्टा यू भी डिक्रीज करेगा, सिंपल है। अब थोड़ा कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर केटीजी के कॉन्सेप्ट से हो सके तो डायरेक्ट इन फॉर्मूले को याद रखिए, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आगे उपयोग में लाने वाले हैं, और आगे जब केटीजी बताया जाएगा तो उसमें डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या बताना है, तो सीपी सीवी और गामा के बारे में। सीवी का फॉर्मूला आर अपॉन गामा माइनस वन याद रखना होगा। सीपी का फॉर्मूला गामा इंटू सीवी, चूंकि गामा इज सीपी अपॉन सीवी, तो सीपी का फार्मूला हम लोग गामा इंटू सीवी कह सकते हैं। और सीवी अभी अभी देखा आर अपॉन गामा माइनस वन, तो ये हो गया। अच्छा, ये फार्मूला आया कहाँ से, तो ये दो फार्मूले सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर और सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा, इन दोनों को मिला के अगर लिखिएगा तो ये सीवी आ जाएगा, और फिर इसकी मदद से आपका ये सीपी भी आ जाएगा। और ये फार्मूला सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर का एक नाम भी है, मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल होता है। सीपी अपॉन सीवी को गामा डिफाइन ही किया गया है, और सीपी माइनस सीवी की वैल्यू जो आर आई है ये एक्सपेरिमेंटल है। क्या है सीपी माइनस सीवी, अगर देखा जाए तो सीपी हमने जाना था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जैसे ये पिस्टन हो गया, मान लो मासलेस है और कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, मतलब बाहर से मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वो कांस्टेंट है, और कहीं पे रुका हुआ है, तो जितना अंदर का प्रेशर उतना ही बाहर का प्रेशर, तभी वो वहां पे रुका हुआ है। अब क्या होगा कि हमने इधर से हीट सप्लाई किया तो फिर ये क्या होगा, ऊपर की ओर चलेगा। तो क्यों चलता है ऊपर की ओर, क्योंकि हीट सप्लाई करने से प्रेशर बढ़ गया, नीचे का गैस का प्रेशर बढ़ गया, तो गैस के द्वारा लगने वाला पिस्टन पर फोर्स भी बढ़ गया। बाहर से जो प्रेशर था उसके द्वारा लगने वाला फोर्स लिमिटेड था, कांस्टेंट था, वो उतना ही था, तो इधर से फिर वो बढ़ गया तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो फिर फोर्स भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा, और जितना बाहर से फोर्स लग रहा था अंदर का फोर्स भी मतलब बराबर हो जाएगा, या प्रेशर कहिए अंदर का और बाहर का फिर से बराबर हो जाएगा एक्सपेंशन के बाद। तो कुछ एक्सपेंशन होगा और फिर स्टॉप हो जाएगा, तो इसको कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर काम किया आपने। तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते हो और ये देखते हो कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया, तो जितना हीट का सप्लाई होता है उसको सीपी बोलते हैं। 1 मोल के लिए ऑफकोर्स गैस में यहाँ 1 मोल लिया जाता है। और उसी तरह से अब क्या करो कि पिस्टन को फिक्स कर दो, ऊपर ना जाने दो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। और अब हीट को सप्लाई करो, तो ऑफकोर्स कम हीट ही सप्लाई करने पर इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, पहले के रिस्पेक्ट में कम, क्योंकि पहले वर्क डन भी साथ में हो रहा था, अब वर्क डन नहीं होना है।
तो बिना वर्क डन के इसका 1 डिग्री बढ़ाना है, पहले वर्क डन के साथ 1 डिग्री बढ़ाना था, तो Cp ज़्यादा हो गया, Cv कम हो गया। तो ये देखा गया कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसी भी गैस को जब आइडियल कंडीशन में ले जाया जा रहा है और फिर वहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो हो रही है वो कांस्टेंट आ रही है। Cp माइनस Cv इज R, है ना, 1 मोल गैस के। तो यहाँ पर ये बातें आ जाती है, इसको मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। एक गैस कांस्टेंट बोला गया इसको R को, और Cp बाय Cv को गामा तो डिफाइन ही किया गया है इसके रेशियो को। आगे जाके केटीजी के कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि ये गामा 1+2/f के बराबर होता है, जहाँ f कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गैसेस में क्या होती है, अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मतलब एनर्जी को रखने की अपनी फ्रीडम होती है। वो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग अपनी एनर्जी को वाइब्रेशनल मोड में रख सकते हैं। तो अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है, मतलब मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम है, तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। डाई एटॉमिक है तो 5 हो जाते हैं, चूंकि 2 रोटेशन के भी आ जाते हैं। और अगर पॉली एटॉमिक है तो कभी 6 तो कभी 7। ज़्यादातर लीनियर केसेस होता है, जैसा CO2 वगैरह का होता है तो 6 ही लेते हैं, और एंगुलर केसेस होते हैं तो फिर 7 भी लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये F की वैल्यू 3 और 5 आप जब यहाँ पे रखेंगे तो आपको गामा की वैल्यू मिलेगी। जैसे मोनो एटॉमिक के लिए आपने रखा 3, तो 1+2/3 तो 5/3 हो जाएगा। सो गामा इज 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक। तो फिर Cv कितना होगा, तो यही 5/3 यहाँ पे रखिए और कैलकुलेट करिए, 3/2R आ जाएगा। Cp रखिए, गामा टाइम्स Cv निकल जाएगा 5/2R। तो मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन, कोई भी इनर्ट गैस, हीलियम, आर्गन, etc। और उसी तरह से डायटॉमिक के लिए गामा 7/5 हो जाएगा। आप इस F की वैल्यू 5 को यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, गामा आ जाएगा। सो गामा 7/5। Cv 5/2 यहाँ इस फॉर्मूले में रखिए, ये 7/5 यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, और Cp आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 3/2 5/2, फिर ये वाला फिर Cv ये 5/2 उठ के आ जाता है और ये आगे बढ़ जाता है, मतलब 2 का एडिशन हो रहा है, ये 3 तो ये 5, ये 5 तो ये 7, इस तरह से देख सकते हैं। डायटोमिक में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब गैसेस आ सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई ये सब तो रियल गैसेस है, तो रियल गैसेस को भी जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आप ले जाते हैं तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो ये सब आइडियल कंडीशन में ही ये सब फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये सब फॉर्मूले हम लोग अब थर्मोडायनेमिक्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में या थ्योरी एक्सप्लेनेशन में, तो वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो और केटीजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में इसकी और चर्चा कर लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के सम के बराबर होगा। हीट ट्रांसफ़र अगर सिस्टम को दिया गया है तो फिर पॉजिटिव लेना है, सिस्टम से बाहर आया है हीट तो नेगेटिव लेना है। डेल्टा यू हमेशा NCV डेल्टा टी के रूप में लिखा जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ कोर्स। टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा यू भी बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है डेल्टा यू घटता है। ये डेल्टा यू एक तरह से क्या है, स्टेट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि अगर डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू भी 0। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये बात याद रखिएगा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर था घूम फिर के वहीं आ गया, तो 0। तो फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस ये लिख लेना है, डेल्टा यू इज 0। ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना चाहिए आपको कि डेल्टा यू क्या है, एक स्टेट फंक्शन जो इनिशियल टू फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो पाथ चाहे कैसा भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो किसी भी पाथ के थ्रू अगर आप A से B पर जाते हो वो सेम होगी। जैसे मैं ग्राफ में दिखाऊं यहाँ छोटा सा, A से B स्टेट पर जाना है तो A स्टेट B स्टेट फिक्स है। आप किसी भी पाथ से जाएंगे तो तीनों पाथ 1 2 3, ये PV ग्राफ मान लो हमने दिया, तीनों पाथ में वर्क डन भले अलग अलग होगा चूंकि एरिया अलग अलग हो रहा है,
हीट ट्रांसफर भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी ए से बी के बीच में वो सेम होगा, क्योंकि आपको फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए यही माइनस करना है और एन सी वी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो तीनों प्रोसेस के लिए सेम होगा। सो डेल्टा यू विल बी सेम फॉर ऑल दीज 3 प्रोसेसेस, और बाकी चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डेल्टा यू थ्रू 1 इक्वल टू डेल्टा यू थ्रू 2 इक्वल टू डेल्टा यू थ्रू 3, एंड डेल्टा यू इज, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ओके। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखेंगे हम लोग, यहाँ तक अच्छे से नोट करके कंप्लीट करके आप तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे की बातें होंगी और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पर डिटेल में चर्चा होगी, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।